आप उसी मुद्दे पे उसके लिए हम लोगों ने जो जितने भी जो जिला कार्यकारिणी है वो स्तर पे संगठनों से बात करके विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बात करके तो काम चल रहे हैं और वैसे ही काम चल रहा है। हम लोग की तो अब जो है कि यहाँ अगर हमारे मेरा स्थिति आपकी पहले से मजबूत थी कि बस बाकी ने कह दिया आप नहीं मैं थोड़ा सा परिवेश में पहले परिवेश समझिए। मैं 11 साल पहले IT कंसल्टिंग कंपनी में काम कर चुका हूँ। मैं IIT बनारस का वाराणसी का ग्रेजुएट हूँ और 7 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ। अब जो पार्टी स्थापित की है ये पार्टी जो होती है, जैसे किसी ने बोला आपको खर्चा कैसे चलेगा, मैंने कहा आपने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं पूछा, कभी आपने जो सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे नहीं पूछा। जो है पार्टी फंडिंग से चलता है, हमारा चलता है पार्टी फंडिंग और जनता से चलता है। आपने जैसा कि आपको जानकारी है कि UGC रेगुलेशन 2026 के विरोध में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो UGC रेगुलेशन 2026 और पूर्व की कई घटनाएं हुई हैं, जिससे स्पष्ट हो गया है कि सामान्य वर्ग का जनप्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी पार्टी नहीं रह गई है। उसी क्रम में मैंने अपनी जब इस्तीफा 26 जनवरी 2026 को दिया था, उसमें स्पष्ट किया था कि जो सामान्य वर्ग को राजनीति के जो विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। इसी क्रम में हमारी कार्यकारिणी विभिन्न जो जिले हैं, प्रदेश के 75 जिले हैं, वहाँ पर स्थापित हैं। और आज हम प्रथम आगमन है सुल्तानपुर में और विभिन्न जिलों में हम लोग भ्रमण कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग अपनी कार्यकारिणी से भेंट करने यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं, देखिए, बढ़ती महंगाई का सबसे जो बड़ा कारण है देश की विदेश नीति है। विदेश नीति अब इस तरीके से विफल हो चुकी है, इन लोगों को देश इनके हाथों से संभल नहीं रहा है। इन्होंने अमेरिका के आगे जिस तरीके से घुटने टेके हैं, जितने भी टैरिफ वाली डील हुई हैं, जो पेट्रोलियम जो हम लोग अपने मित्र देशों से लेते थे, रशिया से रूस से लेते थे, ईरान से लेते थे, जो 3 से 4 दिनों में पहुंच जाता था, इन्होंने अमेरिका के आगे किसी कारणवश, कौन से कारण है ये देश को इनको बताना पड़ेगा, इन्होंने अमेरिका और अभी संभावित है कि वेनेजुएला नाम की एक कंट्री जो देश है उससे भी ये डील करने वाले हैं। मित्र देशों को छोड़कर जो बहुत दूर देश में अमेरिका है, जहाँ से डीजल तेल आने का खर्चा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, भाड़ा जो लगता है 5 गुना है, इंश्योरेंस कॉस्ट 8 गुना है। ऐसे में अभी तो खेप पहुंची भी नहीं, अभी तो पुरानी खेप जो निकटवर्ती जो देशों से आ रही थी वो अभी इस्तेमाल हो रही है। अभी जिस तरीके से जब दूर से आएगा तो इतना पैसा जो माल अभी जो 100-105 का जो अभी आपको डीजल पेट्रोल के जो रेंज दिख रही है, ये 150 से भी ऊपर पहुंचने को उम्मीद है। जैसे जैसे ये पहुंचेगी, देश को सबसे बड़ी दिक्कत ये होने जा रही है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व, मतलब जो डॉलर का जो भंडार होता था, विदेशी मुद्रा का भंडार, वो हमारा अभी गिरता जाएगा। आप देखेंगे अभी हमारा 688 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, लेकिन देश में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ना कोई कैपिटल बेस इंडस्ट्री आ रही है, ना कोई फैक्ट्री। विदेशी लोग लगा रहे हैं। जब विदेशी लोग लगाते हैं तो रुपये की डिमांड बढ़ती है और डॉलर बेचते हैं, रुपया खरीदते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ रुपया बिकवाली हो रहा है। डॉलर के सापेक्ष जो रुपया है 96-97 रुपये पे अभी चल रहा है। जैसे जैसे जितना ये कमज़ोर होता जाएगा रुपया, हमारे पास जब विदेशी डॉलर आने का जो कोई भी तरीका नहीं है, सब लोग हमारे देश से FII देश छोड़ के भाग रहे हैं, FDI के माध्यम से कोई देश में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा पे आधारित जो उद्योग है, जैसे तेल, आपका जितना भी CNG, जो आपका नेचुरल गैस, जो LPG, LNG, इसके अलावा जो सोना है, खाद, इन सब जो फर्टिलाइज़र है, इन सब के लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। जो रिजर्व जैसे जैसे ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास देश का सिर्फ 11 महीने का जो फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा हमें देश बेचना पड़ेगा। हम वापस 1991 वाली परिस्थिति में, उससे भी गंभीर परिस्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व 0 हो जाएगा। या तो हम अपने देश के जो हमारे पास सोना है मंदिरों का, या जो घरों में जिनके पास सोना है, या तो सरकार हो सकता है कब्जा करने की कोशिश करे, या देश का बड़ा भूभाग, जैसे आपने देखा होगा श्रीलंका में हम्बनतोता जो एयरपोर्ट, हम्बनतोता जो पोर्ट है बेचा गया, चाबार एयरपोर्ट ईरान के पास जो ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर में, ये सब को अपने पोर्ट बेचने पड़ते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो विदेशी ताकतें आपसे घर का जो भूभाग है वो खरीदना चालू करती है। हम देश में इस समय बहुत विषम परिस्थिति में हैं। अभी सुरजीत भल्ला जी
जो पूर्व सरकार में, भारत में केंद्र सरकार में आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने बोल दिया कि ये सरकार 21 राज्यों में सरकार तो बना रही है, देश की अर्थव्यवस्था आ रही है, क्योंकि ये लोग अवैध तरीके से पूरे देश की प्रशासन, न्याय व्यवस्था, जो इलेक्शन कमीशन, इसका दुरुपयोग करते हुए चुनावी रणनीति बनाते, सिर्फ चुनाव जीतने पे इनकी फोकस रहता है, पूरा ध्यान रहता है। इसमें कितना भी यूजीसी के मुद्दे पे आप इस्तीफा दे दिए, पार्टी का गठन कर दिए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं पार्टी के माध्यम से? पार्टी के माध्यम से मैंने बताया कि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी नहीं है। अभी आपने देखा होगा यूजीसी रेगुलेशन में सामान्य वर्ग के बच्चे, यदि लड़का है तो उसके भविष्य बर्बाद करने के लिए यूजीसी लाया गया है। यदि सामान्य वर्ग की बच्ची है, उसका यूनिवर्सिटी में समता समिति के माध्यम से बलात्कार या शारीरिक शोषण करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन लाया गया। लेकिन हमारे क्या जनप्रतिनिधि, हमारे उपनाम को बेचने वाले जनप्रतिनिधि विभिन्न पार्टियों में बैठे हुए हैं। लेकिन ये देश की जो बसमा मैं कहता हूँ, इस जो सत्ताधारी पार्टी है, इसके जितने भी स्वजाति एमपी एमएलए, किसी ने इस पर बात नहीं करी। इसी तरीके से जो ब्राह्मण समुदाय में आप देखा होगा, प्रयागराज में बटुक जो समुदाय, बटुक शिष्य हैं, उन पे इस तरीके से लिटाकर चोटी खींचकर पीटा जाता है, वृद्ध सन्यासियों को पीटा जाता है, तब भी इन जितने भी तथाकथित स्वजाति जनप्रतिनिधियों से एक भी शब्द नहीं निकलता है। इसी तरीके से SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग हो रहा था 2018 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस था, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, यह मानते हुए कि जो SC/ST एक्ट है, इसके दुरुपयोग से सामान्य वर्ग और जो OBC वर्ग है उसके मूल अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने 3 दिशा निर्देश दिए थे। जो पहला, बिना जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये सामान्य वर्ग और OBC वर्ग से गद्दारी करने वाली सत्ताधारी पार्टी पूरे के पूरे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश थे उसको पलट देती है और धारा 18A अध्यादेश लाती है और पुनः जो पूर्व की व्यवस्था थी जिसमें बिना किसी जांच की गिरफ्तारी FIR होगी, कोई अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, वो प्रावधान वापस लागू कर देती है। तो ये जो सत्ताधारी पार्टी है, ये सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के साथ गद्दारी करने वाली पार्टी है। 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे या? देखिए, कोई भी पार्टी जब तक चुनाव नहीं आता है अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है, क्योंकि जो कोर वोटर बैंक है, हमारा कोर वोटर बैंक जितना सामान्य वर्ग है, इसके अलावा जो भी हम लोगों के साथ, जो हमारे सामान्य वर्ग के हितों के साथ और दूसरे वर्ग हैं, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय होता है, SC/ST वर्ग होता है, OBC वर्ग है, उसके हितों के साथ जो हम लोग एक विन विन सिचुएशन के साथ, किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी का समान विकास हो, जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जैसे हम लोग 115 सीटों हम जानते हैं जो सामान्य वर्ग की बाहुल्य सीटें हैं, उस पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। यदि हमें लगता है कहीं पर 2 समान विचारधारा के लोग, यदि हमें लगता है 2 दल मिलकर हम लोग और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ हम सीटें एक दूसरे की भी बढ़ा सकते हैं, हमारी बढ़ सकते हैं, उनकी बढ़ सकते हैं, तो हम लोग इस पर गठबंधन करने में कोई कोताही नहीं करेंगे। भाजपा कहती है कि ब्राह्मण का हमारी पार्टी में सम्मान है, बसपा अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ कर रही है। जिस पार्टी के कार्यकाल में यूजीसी रेगुलेशन 2026 आपको पता है, सामान्य वर्ग, ये सामान्य वर्ग के भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ सामान्य वर्ग की गद्दार पार्टी है। इन्होंने सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अभी स्टे लगा हुआ है, इन्होंने वापस नहीं है। ये गद्दार, ये सामान्य वर्ग की गद्दार पार्टी है। इसी ने SC/ST एक्ट के माध्यम से सामान्य वर्ग और OBC वर्ग पर निराधार फर्जी शिकायतें लादने का काम किया है। ये SC/ST एक्ट के माध्यम से सामान्य वर्ग और OBC वर्ग की गद्दार पार्टी है। मैं इसलिए आपको कहता हूँ ये किसी के नहीं है। जब ये बताइए छोटी छोटी घटनाओं में बोलते हैं इसके सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो अभी राजकुमार भाटी जी जो सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण के बारे में अभद्र टिप्पणी की, कहते हैं ब्राह्मण वैश्या से भी बदतर है। तो बताइए, मैंने तो धरना दिया था सपा के जो राष्ट्रीय जो वहाँ पे कार्यालय है लखनऊ में, आपने बताइए किस ये जो मैं बोलता हूँ ब्राह्मणवाद पार्टी, ये बीजेपी, क्या इसने धरना दिया? किसी ने बोला? ये छोटी छोटी बातों में कहते हैं इनके सम्मान में बीजेपी मैदान में, तो ब्राह्मणों के अपमान में ये आए आगे? ये ब्राह्मणों के सम्मान में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान करने वाले लोगों के साथ ये खड़े रहते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि सामान्य वर्ग के जो मतदाता है, जो जनता है, वो आपके साथ जुड़े। आप देखिएगा अभी चुनाव आने दीजिए, क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया है ना, आप जनता एक यहाँ पे जो खड़ी है, ये पहले उन्हीं लोगों को समर्थन करती थी, अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये गद्दारी करने वाली पार्टी है। ये सिर्फ इनको वोट चाहिए और इनसे अब देश नहीं चलाया जा रहा। तो किसी भी तरीके से सामान्य वर्ग, OBC वर्ग, SC/ST वर्ग को लड़ाना चाहते हैं, जिससे कि देश की जो आर्थिक स्थिति में जो बहुत डावाडोल है, आपने विभिन्न जल जीवन मिशन देखा है, आपने कभी आपने देखा है घर की
पानी की टंकी आंधी आती है तो नहीं उड़ती है, जल जीवन मिशन की पानी की टंकी आंधी आती है तो उड़ जाती है। ये ऐसा भ्रष्टाचार ये इसलिए परेशान है कि जिस दिन ये सत्ता से जाएंगे इनके भ्रष्टाचार का खुलासा होने जा रहा है। जी, युवाओं की राजनीति और सामाजिक भागीदारी में आप क्या राय है? युवाओं की राजनीति देखिए दो तरीके से युवा राजनीति में आते थे। पहले छात्र संघ के चुनाव होते थे और दूसरी व्यवस्था जो अगर आप देखेंगे जो युवा संसद के माध्यम से राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक जो सरकार प्रमोट करती थी। आप जानते हैं कई जगह छात्र संघ का जो चुनाव है वहाँ पे हो नहीं रहा है, तो अब युवा राजनीति नहीं हो रही, अब पिक एंड चूज हो रहा है। तो हम लोग इसकी विचार अभी नहीं कर सकते क्योंकि पहले जितने युवाएं हैं जो विभिन्न यूनिवर्सिटी है जहाँ हमारे अभी युवा जो संगठन बनेंगे उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा कि क्या हम युवा राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जो छात्र संघ के चुनाव का जिस तरीके से अभी बहिष्कार या वहाँ से अभी एक प्रतिबंध लगाया गया है या हम उसकी बहाली किस तरीके से करें, इस पर हम लोग विचार करें। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा, जबकि भाजपा कह रही कि रामराज है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने वही तो कह रहा हूँ कि आपने अगर रामराज है, अभी उत्तर प्रदेश चलिए विक्रमशिला में अभी पूल का उद्घाटन किया था, स्लैब पूरी गिर गई, बिहार की बात कर रहा हूँ मैंने। जल जीवन मिशन तो आप देख लीजिए 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ का फाइन लग रहा है, भ्रष्टाचार का फाइन लग रहा है। तब पानी की टंकी लखीमपुर खीरी में आप देख लीजिए, लखीमपुर खीरी में जब पानी भरा गया टंकी में तो पानी की टंकी गिर गई। तो आप ही पत्रकार बंधुओं ने लिखा, बढ़िया बहुत अच्छी हेडलाइन लिखी कि भ्रष्टाचार से तंग आकर लखीमपुर खीरी में पानी की टंकी ने किया सुसाइड। तो आप सोचिए पानी अगर आपने भर दिया इस जो जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से, जैसे अब कोविड आया था 2 फीट या 2 गज की जो दूरी जरूरी थी, आप इससे 200 फीट की दूरी बनाइए, कब पानी भरेगा कब गिरेगी। अभी बरेली में पानी की टंकी गिरी है, 3 लोग घायल हुए हैं। इससे दूर रहिए इनके जो बनाई गई पानी की टंकी से। ये मैंने बताया कि ये सब एक गुजराती कंपनियों को शिफ्ट करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से पूरे का पूरा पैसा इस समय लूट मची हुई है। आपका कहने का मतलब है जुमला में जुमला है। इसलिए देखिए ये अयोध्या में बड़ा इन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमने राम को लेके आए हैं, अयोध्या की सीट हार गई। तो यदि इनसे लोग संतुष्ट होते, आप देखिए आप अगर संतुष्ट होते, आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखिए, आप इनको पसंद नहीं कर रहा है। ये चुनावी जो ये धन बल का प्रयोग करके, विभिन्न संस्थानों का दुरुपयोग करके, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके न्यायिक व्यवस्था पे अभी प्रहार कर रहे हैं। अब आप सोचिए 27 लाख वोटर अगर जिस चुनाव में जो बैठा हुआ है जिसको मतदान करने का मौका न दिया जाए, और न्यायिक व्यवस्था ये बोलती है 5 साल बाद आना, मतलब लोकतंत्र की अस्मिता लुट रही है। और न्यायिक व्यवस्था के पास कोई जाता है तो ये बोल रहे हैं कि 5 साल बाद आना। तो अब न्यायिक व्यवस्था को भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ करने का जो कोशिश किया, देश इनको माफ़ नहीं करेगा। आप मतलब 2027 में सरकार किसकी आ रही है? 2027 में सरकार मुझे नहीं पता, मैं ये बता रहा हूँ 2027 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विकास मोर्चा सरकार बनाने जा रहा है। ये बताइए क्या आप एक पार्टी की गठन किया, क्या आप समझ विराजी की? देखिए संवैधानिक, मैंने आपको क्या बोला, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ सामान्य वर्ग की पार्टी है। जैसे आप देखेंगे जो कुर्मी हमारे भाई हैं, उन बिरादरियों का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना दल है। इसी तरीके से जो निषाद जो हमारे समाज है उसके लिए निषाद देखा होगा पार्टी है। ऐसे राजभर समाज है उसके राजभर पार्टी है। यादव समाज है तो उनमें नेचुरली है कि समाजवादी पार्टी है। ऐसे जाटो समाज है उसमें बोला जाता है उसमें बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन क्या बोल सकते हैं वैश्य वर्ग या ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग या कायस्थ वर्ग भूमिहार के लिए कोई नेता है? आप किसी को नहीं बोल सकते। जो भी संवैधानिक व्यवस्था में कोई पार्टी होती है वो सभी को लेकर चलती है, लेकिन उनका एक कोर वोटर होता है। हमारा कोर वोटर सामान्य वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग, जहाँ पे कहीं प्रमुखता होगी, कई सीट में अल्पसंख्यक जो पॉपुलेशन आबादी ज़्यादा होगी, जो वहाँ का समीकरण होगा हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ही चुनाव लड़ेंगे। SC ST जो आरक्षित सीट होगी वहाँ पे भी जहाँ समीकरण होगा हमारा SC ST प्रकोष्ठ है, अल्पसंख्यक पोस्ट है, वहाँ से लोग चुनाव लड़ेंगे। बस देखिए वो ये इसलिए चला जाता है क्योंकि ये पूरा देश इनके विरोध में है। जब आदमी डर जिस पे बैठता है तो पंचायत चुनाव टाला जा रहा है, जिससे कि किसी तरीके से सरकार बचाई जाके फिर दुरुपयोग करते हुए पंचायत चुनाव को लूटा जा चुके, वहाँ का चुनाव लूटा जा चुके। इसलिए 27 में अभी तो 403 सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए होता क्या है, आप 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे आप अकेले लड़ेंगे, कितनी सीटों पे गठबंधन में लड़ेंगे, कितनी सीटों में जो समान जो हितों वाली जो पार्टी हैं उनके साथ रहेंगे। और उसमें आगे देखिए हम लोग का सरकार बनाने के लिए हम लोग बहुत आगे अच्छा हम लोग का किसी को आपने अभी नहीं, हमारे 75 जिलों में कार्यकारिणी है तो उसमें हम लोग अभी हर जगह से
जो भी चीज़ें आप हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ब्राह्मण या सवर्ण विरोधी है। अभी कुछ महीने पहले ही आप जो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के साथ मंच साझा करते हैं लखनऊ में। क्या आवश्यकता पड़ती है कि उनके साथ मंच आपको साझा करना पड़ता है? नहीं, उनके साथ मंच मैंने साझा नहीं किया था। वो एक प्रबुद्ध सम्मेलन में, उसमें सिर्फ एक पार्टी के लोग नहीं बुलाए गए थे, उसमें विभिन्न पार्टियों के जनप्रतिनिधि जो ब्राह्मण थे वो बुलाए गए थे। उसमें अलग अलग पार्टियों के भी प्रतिनिधि थे। आप अगर देखेंगे उसमें अजय राय जी थे, अलग अलग पार्टियों के थे, और वहाँ पे मंच में पूरा विरोध हुआ। जो भाजपा से जितने भी उनके ब्राह्मण चेहरे जो वहाँ बैठे थे जनप्रतिनिधि बन के, पूरे जितने भी वहाँ समाज के लोग थे करीब, उन्होंने बहुत प्रतिरोध किया और उनको एक तरीके से वहाँ से निष्कासन किया, वहाँ मंच से सबको एक तरीके से निकाल दिया। आप एक राष्ट्रीय पार्टी की नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसमें खाली ब्राह्मण समाज को लेके आप एक अधिकारी भी रहे, क्या कारण था आपने इस्तीफा दे? नहीं, मैंने ब्राह्मण 2 इशू रेज किए थे। यदि आप मेरा इस्तीफा पढ़ा किसी में होगा, 5 पन्ने का मैंने इस्तीफा उसमें लिखा था कि ब्राह्मण समाज के साथ, क्योंकि मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, जब बटुक शिष्यों की चोटी खींच के जमीन में लात घूसों से पीटा जाता है, व्रत सन्यासियों को प्रयागराज पीटा जाता है, उसका विरोध मैंने किया था। दूसरा, सामान्य वर्ग में, क्योंकि सामान्य वर्ग में भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भूमिहार कायर सभी आते हैं, उनके लिए उनके विरोध में UGC रेगुलेशन लाया गया, उसका मैंने विरोध किया था। तो सामान्य, जब इनका जनप्रतिनिधित्व तो नहीं, किसी ने नहीं बोला, विरोध करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा था, एक अधिकारी को आके रिजाइन करना पड़ता है, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट उसका जब संज्ञान लेते हैं, देशव्यापी विरोध हो जाता है, तब वो स्टे लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वयं को विकल्प के रूप में स्थापित करना पड़ा। जो इन पार्टियों में, मैं इसलिए कहता हूँ, इन पार्टियों में जो भी जनप्रतिनिधि हमारे नाम को बेच रहे हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हैं। यह पूरी तरीके से जो वेस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, वैसे ही सरकार भी चला रहे हैं, लूट मार करने की सरकार चला रहे हैं कि जब तक वेस्ट इंडिया कंपनी के जो आका होते हैं, CEO होते हैं, MD जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक कोई भी काम नहीं करेंगे। आर्थिक लाभ, आर्थिक ये पार्टी जो स्टैंड करना है, इसमें कैसे आप पूरा करेंगे? जब हमारा, देखिए, ये हमारा कोर वोटर जब हमारे साथ है, हमें तुम्हारी तरह जो है लोगों को जो है, जैसे इन्होंने हज़ार करोड़ रुपए देके जो है उल्टे सीधे काम करने के बंगाल में भेजा था, हमारे वोटर को ऐसे कोई काम करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। हमारा वोटर जागृत हो चुका है, जन जागृत है। अपने आप देखिएगा 40 से 50% हमारा जो है सिर्फ सामान्य वर्ग का वोटर है। अभी तो और भी वर्गों के जब वोटर्स हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग एक अच्छी खासी मेजॉरिटी लेके आएंगे। TVK पार्टी देखिए पहली बार आती है और 108 सीटों पे आती है तमिलनाडु में। परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विकल्प के रूप में दुनिया बोल रही थी, तो अब विकल्प के रूप में हम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित हुआ है। अब देखिएगा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश में 2027 सरकार बनाने जा रहा है। इस्तीफा हमारी आक्रोश करके एक पार्टी जनता पार्टी आती है। देखिए ये देश में बहुत ही दुर्भाग्य है, एक न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए व्यक्ति, शीर्ष पद पे बैठे हुए व्यक्ति द्वारा यदि ये बोला जाता है कि देश का युवा कॉकरोच है, देश का जो RTI एक्टिविस्ट कॉकरोच हैं, मीडिया में काम करने वाले कॉकरोच हैं और बेरोजगार कॉकरोच हैं, तो ये आप समझिए जो मानसिकता ही एरिस्टोक्रेसी होती है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब राजाशाही है। इस तरीके से जब लोगों को खुद जो न्यायिक व्यवस्था में बैठने वाले लोग सोच रहे हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। सब दिन जात ना एक समान, कभी न कभी आपका बेटा बेटी भी उस स्थिति में आ सकते हैं। जब आप बेरोजगार हों तो आप ध्यान रखिए, देश वापस उसका जवाब देगा। इस्तीफा हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई थी कंप्लीट कर ली गई। मैंने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद खींच करके प्रशासन ने मुझे सस्पेंड करते हुए 4 बिंदुओं पे आरोप पत्र जारी किया था, 3 बिंदुओं पर। उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। मैंने कहा है कि यदि आप स्वीकार नहीं करते मैं माननीय कोर्ट में जाऊँगा और आप इस्तीफा को स्वीकार करेंगे। मुख्यमंत्री योगीनाथ का कार्यकाल आप किस तरह से? नहीं, देखिए, ब्राह्मण विरोध बहुत चरम पे है और एक जाति विशेष की अगर आप पार्टी बन के रह जाएंगे तो ये आपको तो दंड जो है 2027 में मिलने जा रहा है।